यस मैन हैं। जब तक हमारी बहन जी की पार्टी अगर देती रही, वे दलितों के उत्थान के लिए कार्य करने का काम बहन जी ने किया। परंतु आज हम लोगों को तोड़ने का काम कुछ ही अवसरवादी लोग और ये जो आरएसएस के लोग और हिंदूवादी लोग बात भी कही ये थी कर रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो आज उसी जाति व्यवस्था को लेकर भी आज लोग ढो रहे हैं। तो क्या कारण है कि बाबा साहब ने जब बुद्ध की शरण ग्रहण की और उनके अनुयायी आज भी कहीं ना कहीं जातिवाद में उलझे रहे हैं? तो क्या ये सही मायने में बाबा साहब के अनुयायी माने? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मोटो और फोटो लगकर सामने आना और फिर उसके बाद में सामाजिक संगठन बना या नहीं बना, चलो सबसे पहले राजनीति, और राजनीति में घुसने के बाद में जब उनको मुंह की खानी पड़ती है तब उन्हें पूर्ण रूपी वही अपना बैकग्राउंड याद आ जाता है कि काश मेरा सामाजिक समाज को एक करने का काम तो नहीं करते, परंतु केवल अपनी रोटी और अपने तौबे परात को सेकने का काम वो करते हैं। ये दुर्भाग्य और धिक्कार है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज है हम जवालापुरी में, और जवालापुरी में सम्राट अशोक बौद्ध विहार है, जहां पर अशोक वानखेड़े जी लगातार सामाजिक गतिविधियों को और धार्मिक गतिविधियों को लगातार यहां पर सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। और यहां पर जो इस तरह से इन्होंने ये बौद्ध विहार बनाया, वास्तव में बहुत ही प्रशंसा के ये पात्र हैं, क्योंकि इतने बड़े बुद्ध विहार का निर्माण करना और यहाँ पर लोगों को जो एक बुद्ध का धम्म है उसको देना, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और बुद्ध की प्रतिमा है, उसकी स्थापना की गई है। तो मेरे साथ में अशोक वानखेड़े जी, तो उन्हीं से जानना चाहेंगे। अशोक वानखेड़े जी, ये जो आप बुद्ध विहार देख रहे हैं, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति की जो स्थापना हुई है आज, ये जगह 1976 के अंदर कभी हम लोगों ने रोकी थी। वहाँ पर बुद्ध की गतिविधियाँ चल रही थी, परंतु इसका नवनिर्माण नहीं हो पाया था। परंतु इसी 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2020 के अंदर जब कोरोना स्टार्ट हुआ, इससे पहले हमने इस बुद्ध विहार का निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। और निर्माण कार्य शुरू करने के साथ हम सतत 1.5 साल तक के इस बुद्ध विहार का निर्माण कार्य चला। ये सारा जनता के सहयोग से चला। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाकर हमें बता अत्यंत प्रसन्नता होती है। और उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता यह होती है कि बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने के बाद आज ये जो ज्वालापुरी का क्षेत्र है, जहाँ हमारे कम से कम 30,000 लोग, ज़्यादातर अनुसूचित जाति जनजाति के और बौद्ध समाज के लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान आगे साबित होगा। और मिशनरी के लिए यहाँ से बहुत बड़ा योगदान मिलने की संभावना है। जी अशोक वानखेड़े जी, जिस तरह से हम सबको पता है, क्योंकि हमने भी इतिहास पढ़ा, आपने भी पढ़ा है कि सन 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, और वो भी सार्वजनिक रूप से लाखों की संख्या में लोगों को लेकर। लेकिन क्या कारण है कि आज भारत से ही बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं लुप्त होता नजर आ रहा है? इसकी आपको शायद नीलम जी मालूम हो कि भारत देश के अंदर से भगवान बुद्ध का ये जो धर्म पिछले काफ़ी वर्षों से जो है लिप्त होता जा रहा था। परंतु विश्व में जहाँ जापान है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ये जो बौद्ध कंट्रियाँ है, वहाँ पर बौद्ध धर्म का विकास ही हुआ, नाश कोई नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उन देशों के अंदर हिंदू लोग नहीं हैं, जो ब्राह्मणवादी नहीं है, जातिवादी नहीं है, वहाँ किसी ने भी बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया। मुसलमानों ने नहीं किया, उस कंट्री के अंदर ईसाई रहते उन्होंने नहीं किया। परंतु इस भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा विरोध यदि अगर किया तो ये जातिवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, हिंदूवादी व्यवस्था, जिन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म की अच्छाई तो अपने पास में ले ली, परंतु उसको हिंदू धर्म में बदल दिया। ये एक मेन कारण रहा कि यहाँ का बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म का कत्लेआम और सर्वनाश करने का काम यहाँ के हिंदूवादी और ब्राह्मणवादी लोगों ने किया। इस कारणवश यहाँ बौद्ध धर्म का जो है विनाश और लुप्त होने का कारण था। परंतु धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, 14 अक्टूबर 1956 को पुनः रूपी इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम बाबा साहब ने किया। वही आज महिमा ये चल रही है। और उसको हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से जो लुप्त हुआ, लुप्त क्या, ये तो भगवान बुद्ध भारत का ही देश है, जहाँ विश्व में फैला है, वो एक अलग बात है। परंतु इसके पीछे सबसे ज़्यादा विरोधवाद हिंदू और ब्राह्मणवादी जनता का है। जी
वानखेड़े जी, हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत देश में और दोबारा भी लगा दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पिछले साल भी जिस तरह से बाबा साहब की जयंती आई, उस समय पूरे महीने लॉकडाउन रहा और जब बुद्ध पूर्णिमा आई उस समय भी रहा। तो वही रणनीति मोदी सरकार ने मेरे ख्याल से इस बार भी की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारे व्यापार भी चल रहे हैं, सारे मॉल खुले हैं, सिनेमा हॉल खुले हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है या हमारे महान पुरुषों की जयंती की बात आती है तो ये सरकार मुख बंद कर बैठ जाती है। तो इसके पीछे क्या इनकी मंशा हो सकती है? क्योंकि लगातार जितना ये लोग बाबा साहब को दबाने का प्रयास करते हैं, बाबा साहब उतनी ही तीव्र गति से चमकते नजर आते हैं। बहुत 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 मैं आपको साधुवाद देता हूँ नीलम जी कि आप बहुत अच्छी तरह से जानती हो और इस कड़ी को आप बहुत मानती भी हो। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों भी यहाँ इस देश के अंदर कोरोना था। जब बिहार का चुनाव हुआ, जब चुनाव जहाँ होता है वहाँ कोरोना गायब हो जाता है। और आज वर्तमान में इस साल पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के अंदर, उस देशों के अंदर जो है चुनाव हो रहे हैं और देश के अंदर वहां पर भी आदमी मर रहे होंगे। परंतु ये मोदी सरकार कितनी है कि केवल अपने मतलब, और जहां अपना मतलब और राजकारण हो जाता है वहां तो कोरोना के खिलाफ नहीं लड़ते, वहां पे लाखों की संख्या में लोगों को अपने साथ में जोड़ने का काम करते। वहां कोरोना क्या होता और यहाँ कोरोना क्यों है? यहाँ पे कोरोना के कारण, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का वर्तमान में कोई चुनाव नहीं है। अगर आज यहाँ चुनाव होए तो दिल्ली का कोरोना गायब हो जाने का काम करता है। इसमें भी सबसे ज्यादा बड़ी चाल इन वर्ण व्यवस्थावासी आरएसएस के लोगों की और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, इन लोगों की सबसे बड़ी चाल है इसके अंदर। जी वानखेड़े जी, जिस तरह से बाबा साहब की एक कोटेशन है, बहुत प्रसिद्ध है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो सत्ता पर काबिज लोग हैं वो लगातार सरकारी स्कूल, क्योंकि लगातार पिछले 1 साल से बंद है, प्राइवेट स्कूल हम देख रहे हैं कि वो चल रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन आज सरकारी स्कूल में जाने वाला जो बच्चा है वो मेरे समाज का, आपके समाज का, एक निम्न तबके का है। तो उसका भविष्य किस दिशा में देख रहे हैं आप? यही तो वर्षों से हमारे साथ में होते आ रहा है। आज आप ये अच्छी तरह से जानती है कि पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। पहली दूसरी का बच्चा, मेरी एक पोती है तीसरी में गई, वो बड़े आराम से उस मोबाइल के माध्यम से स्कूल के साथ कनेक्टिव है और वो बराबर आराम से पब्लिक स्कूल से माध्यम से वो पढ़ते जा रही है। मगर दुर्भाग्य हमारा, जहां पब्लिक स्कूल के अंदर हमारे बच्चे पहली से लेके 8वीं तक के, 8वीं से लेके 12वीं तक के भी बच्चे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं है, साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अगर है तो वो चलाना आता नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हम दलितों, शोषितों, गरीब लोगों का हो रहा है। इस कारणवश ये चाहते हैं कि ये कोरोना बार बार लगाता रहे और इसका बेनिफिट हम लोग उठाकर इन दलितों का सत्यानाश करें। ये तो इस आरएसएस की और जातिवादी लोग बीजेपी की ये साजिश है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें या विधानसभा की बात करें, जो आरक्षित सीटों से जीत कर चाहे हमारे सांसद गए हैं, विधायक गए हैं या मंत्री बने बैठे हैं, वो लोग आज भी कहीं ना कहीं इस सरकार की जो गलत गतिविधियां हैं उनमें लगातार शामिल होने का काम करते हैं। और जब हम देखते हैं कि जब समाज की मीटिंगों में जाते हैं तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि आप समाज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, तो धिक्कार है, आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो लोग अपनी पार्टी में रहते हुए 2 शब्द भी उसके खिलाफ नहीं बोल पाते। तो कहीं आज वो समाज को भूलकर सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता या अपने व्यक्तित्व के लोभ में तो नहीं रह गए हैं। ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि वर्तमान में 542 लोकसभा सीट है और इस 542 लोकसभा सीट में से कहीं ना कहीं हमारा जो हिस्सा 100 से 125 से लगभग हमारे दलित सांसद है। इन लोगों को तो ये लोग सारे, आपको मालूम है, ये सारे यस मैन हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, यस मैन हैं। जब तक हमारी बहन जी की पार्टी अगर देती रही, वे दलितों के उत्थान के लिए कार्य करने का काम बहन जी ने किया। परंतु आज हम लोगों को तोड़ने का काम कुछ ये अवसरवादी लोग और ये जो आरएसएस के लोग और हिंदूवादी लोग ये कर रहे हैं। जहां तक कि उनका पॉलिटिकल का मामला पड़ जाता है वहां उनके लिए कोरोना सारा खत्म सा हो जाता है। जहां पर भी किसी प्रकार का कोई उनको इस प्रकार का मामला पड़ जाता है वो खत्म सा हो जाता है। परंतु जहाँ दलित उत्थान की बात आ जाती है वहाँ बिल्कुल निस्तनाब हो जाकर उन लोगों का किसी भी प्रकार का सहयोग और किसी भी प्रकार की कार्य प्रणाली हम दलितों के लिए नहीं हो पाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। जी, पिछले 5 या मैं 7 साल की बात करूं, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है, हम लगातार देख रहे हैं कभी हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं, कभी SC/ST एक्ट को लेकर बवाल किया जाता है, या अभी वर्तमान में जो हमने देखा है कि किसान आंदोलन को भी लगातार कम से कम मेरे ख्याल से 4.5 महीने पूरे हो चुके हैं। लेकिन जब कहीं ना कहीं हम
बात करते हैं धरातल पर जाकर, तो हर व्यक्ति अपने अपने मुद्दे लेकर खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब संगठन की बात आती है, एक झंडे के नीचे आने की बात आती है, तो सारे अलग अलग हटते नजर आते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जब तक हम सरकार को एक साथ मिलकर नहीं घेरेंगे, सरकार झुकने का नाम नहीं लेगी, तो इस पर समाज को और खासकर इस देश का जो बहुत बड़ा तबका है, जो 85% कहा जाता है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर? हाँ नीलम जी, आपने तो ये सवाल इतना कर दिया, आपने बहुत बढ़िया और वाकई में ये दिल को छूने वाला सवाल किया। इस देश के अंदर पूर्व से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके दक्षिण तक अनेकों अनेकों हमारे अम्बेडकरवादी नेता है। उसमें सबसे ज़्यादा एक मैं बात कड़वा सच बता देना चाहता हूँ, मुझ जैसा व्यक्ति अगर 4 शब्द बोलना सीख गया और 4 आदमी अपने साथ में रख लिए, तो मैं राजनीतिक बनने का काम करता हूँ। जहाँ मैं एक सांसद बनता हूँ, एमएलए बनता हूँ, एमपी बनता हूँ, परंतु समाज का एकीकरण होने के बजाय बेकीकरण की तरफ चलता हूँ। क्यों? कि अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। इस प्रकार का मुझ जैसे स्वार्थवादी लोगों नेताओं का काम है। मैंने ये बात मेरे अपने ऊपर इसलिए ली कि महाराष्ट्र के अनेक नेता है, वो नेता अम्बेडकरवाद को तो मानते हैं, परंतु एकीकरण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संगठित बनो शब्द उनके कानों में क्यों नहीं रेंगता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खास जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट महाराष्ट्र से चली, और उसी महाराष्ट्र के अंदर हमारे 5-7 नेता है जो सांसद भी बने हैं, मंत्री भी बने, और बहुत कुछ बनने के बावजूद आज समाज को एक करने का काम तो नहीं करते, परंतु केवल अपनी रोटी और अपने तवे परात को सेकने का काम वो करते हैं। ये दुर्भाग्य और धिक्कार हो ऐसे नेताओं के ऊपर। फिर भी मैं बहन जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि बहन जी कई भारत के स्टेटों के अंदर बीएसपी का माध्यम बहुत बड़ा अच्छा है, धन्यवाद है, परंतु बहन जी के अंदर भी थोड़ी सी हो सकती है, उनके पॉलिटिकल हिसाब से या दूसरे हिसाब से कुछ कमियां भी हो सकती है। काश अगर वो छोटे से लेके बड़े से लेके सब नेताओं को अपना भाई, सब लोगों को अपना हित से अगर मानती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपने बार बार देखा होगा कि भीम आर्मी के हमारे नौजवान साथी चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, आज उन्होंने वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का झंडा बुलंद करते हुए पूरे भारत के अंदर प्रसारने का काम किया। क्योंकि अभी आपने जिस तरह से बताया कि चंद्रशेखर ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन हम ये भी भली भांति जानते हैं कि जब चंद्रशेखर सामाजिक संगठन चला रहे थे भीम आर्मी, तब उनको युवा क्या, बुजुर्ग क्या, हर व्यक्ति हाथों हाथ उठा रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने राजनीतिक पार्टी की घोषणा की और उसके बाद में चुनाव भी लड़ा, तो हमने देखा कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो किस तरह से देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों को? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले ही आपको बोला, इससे पहले जो मैंने आपको बोला कि आदमी भाषण देना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मोटो और फोटो लगकर सामने आना, और फिर उसके बाद में सामाजिक संगठन बना या नहीं बना, चलो सबसे पहले राजनीतिक, और राजनीति में घुसने के बाद में जब उनको मुंह की खानी पड़ती है, तब उन्हें पूर्ण रूपी वही अपना बैकग्राउंड याद आ जाता है कि काश मेरा सामाजिक मूवमेंट वो चला होता, और कुछ दिनों के बाद में यदि अगर बाद में मैं राजनीति में आता तो बहुत अच्छा होता। परंतु उनको इस बात का एहसास हुआ है कि मुझे पॉलिटिकल में नहीं आना चाहिए था, और खास यही तो बात है, यही बात है। अब किन किन नेताओं की बात मैं करूं? महाराष्ट्र के बहुत सारे नेता सामाजिक और धार्मिक को लेके पॉलिटिकल में आए, और पॉलिटिकल के हम आने के माध्यम से वो फिर अनेकों पार्टी के अंदर चले गए। जैसे हमारे रामदास आठवले जी, जानते हो, समाज कल्याण मंत्री उनको बनाया गया, जबकि अगर वहां से एक विधायक का भी चुनाव लड़े महाराष्ट्र से तो विधायक चुनकर नहीं आ सकते, एमपी का चुनाव लड़े तो एमपी नहीं आ सकते, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जातिवाद महाराष्ट्र में आज भी है। और इस वजह से वो बैकग्राउंड राज्यसभा के माध्यम से आकर पिछले लोकसभा के अंदर भी वो सरकार के अंदर भी मंत्री थे, इस मंत्री के इस दूसरी काल के अंदर भी वो मंत्री है। ये भी एक हमारे समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। वो तो हर्षिदी कहते कि नहीं, समाज ने मुझे बनाया और समाज के माध्यम से, ये तो हमारे को बेचने के बाद ही बनते, हमारे समाज की दलाली होती है, तब जाके इन लोगों का वो मोटो शोटो और मंत्री संतरी बनने का काम होते हैं।
जी, जिस जाति व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि आज भी देश में और आज महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हम पूरे देश में देखते हैं कि जाति व्यवस्था बहुत बुरी तरह से लोगों के मन मस्तिष्क में बसी हुई है, और उसी जाति व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने काम किया, और काम करते हुए उन्होंने उस हिंदू धर्म को ठोकर मारी। और उन्होंने एक बात भी कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो आज उसी जाति व्यवस्था को लेकर भी आज लोग ढो रहे हैं। तो क्या कारण है कि बाबा साहब ने जब बुद्ध की शरण ग्रहण की और उनके अनुयायी आज भी कहीं ना कहीं जातिवाद में उलझे रहे हैं, तो क्या ये सही मायने में बाबा साहब को अनुयायी मानने जैसा है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं खास और समाज की बात न करते हुए केवल हमारे अपने समाज की बात करता हूँ, जो अम्बेडकरवादी है। अब अम्बेडकरवादी हम किसको बोलते हैं वो अंडरस्टैंड, जो हम लोगों को सुन रहे हो वो जानते हैं कि अम्बेडकरवादी कौन है क्या है। मैं अम्बेडकरवादी समाज की ही बात करता हूँ, क्यों कि वे अम्बेडकरवाद को लेकर सामने आ जाते हैं, मंत्री संतरी बन जाते हैं, उन्हें तो केवल राजनीतिक का मतलब मालूम है। और जहाँ वो धर्म लाएंगे, बौद्ध धर्म को लाएंगे, तो उनके पास से मुसलमान कटेंगे, उसके पास से हिंदू कटेंगे, उनके पास से ईसाई कटेंगे, उनके पास से जो दूसरे समाज के लोग हैं वो कटेंगे। फिर वो मामला ना घर का गोभी घाट का ना घर का, नो पॉलिटिकल में भी सक्सेस नहीं हो पाता, और धर्म का आधा अधूरा ज्ञान होने की वजह से इस बौद्ध धर्म का वो विकास भी नहीं कर पाता। और बुद्धिस्ट धर्म के जो और भी हमारे जो अनुयायी बननी चाहिए, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, उस बौद्ध धर्म का कारवां रुक जाता है। बाबा साहब ने कहा था कि बहुत अथक प्रयासों के बाद में ये कारवां मैं यहाँ तक लाया हूँ। मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आपसे मेरा निवेदन है कि किसी हालत में भी ये कारवां आगे ले जाना, परंतु हो सकता है कि अगर आगे ना ले जा सको तो कम से कम इसको पीछे भी मत आने देना। उस श्रृंखला के अंदर आप काम कर रही है। इस बौद्ध धर्म के कारवां को चलाने का कार्य मैं करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल में हूँ या नहीं हूँ, परंतु सबसे ज़्यादा अम्बेडकरवाद और बौद्धवाद के अंदर मैं हूँ। मेरा पिछले 10 सालों से शायद तबीयत ठीक न होने की वजह से इस क्षेत्र के अंदर जो निकलने वाली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की झांकी जो 1982 से मैंने शुरू करी, तो सतत मैंने जो है उसको 2008 तक के 9 तक के इस क्षेत्र के अंदर कहीं करोड़ा भानुमती ने कुंबा जोड़ा, सब लोगों को ताई बाई को लेकर मिलकर एक बहुत बढ़िया झांकी निकालने का काम मैं करता था। परंतु समाज के इस वक्त वर्तमान में अस्वस्थ होने के कारण वो मैं नहीं कर पाया। परंतु बौद्ध धर्म का कारवां बढ़ाने का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का ये मात्र काम मेरा निश्चित रूप से आज भी चालू है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अशोक साहब वानखेड़े जी, जो कि धर्म को गति देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और समाज के बीच में जाकर लोगों को कैडराइज रूप से कैडर भी देते हैं। और हम इनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं कि आज बाबा साहब के 130वें जन्म दिवस पर ये संकल्प लेके जाए कि बाबा साहब के उस कार्रवाई को नहीं रुकने देंगे जो बाबा साहब लेकर चले थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक